हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कॉलेज में पढ़ने वाली आंचल अपनी सौतेली माँ उर्मिला और सौतेले भाई चिराग के साथ रहती है। उसके पिता ने उसकी सगी माँ की मृत्यु के बाद उर्मिला से शादी की, जिसे पहले से ही एक बेटा था। और फिर कुछ सालों बाद एक एक्सीडेंट में आंचल के पिता की भी मौत हो गई और फिर उर्मिला ने उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। उर्मिला आंचल संग बहुत बुरी तरह पेश आती। अरे ओ कल मुही कर अंजलि कहीं की, जल्दी जल्दी हाथ चला और मेरे बेटे के लिए खाना बना। अगर वक्त पर खाना नहीं बन पाया तो तुझे मैं अगले 10 दिनों तक भूखी और प्यासी रखूंगी, समझ गई तू? ठीक है माँ। माँ मत कह मुझे, मैं तेरी माँ नहीं, सिर्फ अपने चीरू की माँ हूँ। उर्मिला आंचल से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। बेचारी आंचल दिन रात बस काम ही करती रहती है और उसे पढ़ाई करने के लिए 1 मिनट तक नहीं मिलता है। वो कॉलेज में एक दिन स्प्रिंग रोल्स बनाकर ले जाती है, जिसे खाकर उसकी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें वो स्प्रिंग रोल्स खूब पसंद आते हैं। वाह यार आंचल, ये स्प्रिंग रोल्स तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, वेरी टेस्टी। इतने यमी स्प्रिंग रोल्स तो मैंने कहीं नहीं खाए हैं। इसे तूने बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है आंचल। तू ये स्प्रिंग रोल्स रोज लाया करना। थैंक यू। आंचल के हाथ के बने स्प्रिंग रोल्स उर्मिला और चिराग को भी बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वो कभी उसकी तारीफ नहीं करते। चिराग और आंचल दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और जब आंचल एग्जाम में फर्स्ट आती है और चिराग सेकंड आता है, तभी चिराग को आंचल पर बहुत गुस्सा आता है। उसके दोस्त उसे खूब चिढ़ाते हैं। क्या यार चिराग, सेकंड आकर भी तेरा कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुझसे आगे तो तेरी सौतेली बहन निकल गई। तू तो लूजर निकला चिराग, क्योंकि तेरी बहन ने ही तुझे मात दे दी। घर जाकर माँ आज उस आंचल की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मैं बस 2 मार्क्स से पीछे रह गया। आंचल हर बार मेरे रास्ते का कांटा बनती है और मुझसे आगे निकल जाती है। उसका कुछ तो करो माँ, वरना मैं ही कुछ कर दूंगा। तू फिक्र मत कर बेटा, तू जाकर और मेहनत कर, क्योंकि अब वो नासपिटी कॉलेज कैसे जाती है वो मैं देखती हूँ। नहीं, उसकी दोनों टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दिए ना तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। उर्मिला आंचल का कॉलेज जाना बंद कर देती है और उसे घर पर ही कैद कर कर रखती है और सारे घर के काम करवाती है। उर्मिला जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे कॉलेज जाने दीजिए। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना है और अपने स्वर्गवासी माता पिता का नाम रोशन करना है। अरे चुप, तेरी पढ़ाई गई तेल लेने। चुपचाप सारे बर्तन घिस और उसके बाद मुझे गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े और इमली की चटनी बना कर दे, वरना आज तुझे इतना मारूंगी कि तू अगले 15 दिन तक अपना मुंह नहीं खोल पाएगी। आंचल खूब रोती है। उसे उसके सारे सपने छिन चुके थे और उसे ना चाहते हुए भी उर्मिला की कैद में रहना पड़ता है। थोड़े दिनों बाद उर्मिला एक बूढ़े आदमी से पैसे लेकर बेचारी आंचल की शादी उससे करवा देती है और उसे जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी के साथ रहना पड़ता है। ओए लड़की, तुझे पैसे देकर अपनी बीवी बनाकर लाया हूं मैं। चल मुझे खुश कर अभी, वरना तेरी खैर नहीं। मुझसे दूर रहो, मैं विनती करती हूँ। दूर रहने के लिए तुझे अपनी बीवी नहीं बनाया है। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे तो मार खिलाकर ही लाइन पर लाना होगा। वो बूढ़ा आदमी आंचल को बेल्ट से मारने जाता है कि तभी वहां पर उसका नौजवान पड़ोसी अर्जुन आ जाता है, जो आंचल को बचाता है और उस बूढ़े आदमी को खूब मारता है। ये ले। नहीं। बूढ़ा आदमी मार खाकर वहां से भाग जाता है और आंचल झट से अर्जुन के सीने से लिपट जाती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। अर्जुन आंचल को अपने घर ले जाता है। अर्जुन के साथ उसकी माँ पद्मिनी भी रहती है। पद्मिनी और अर्जुन दोनों माँ बेटे आंचल को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देते हैं। जब उन्हें आंचल के साथ जो गलत हुआ उसके बारे में पता चलता है, तब उन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है। अब आंचल फिर से कॉलेज जाने लगती है और अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आंचल एक दिन पद्मिनी और अर्जुन के लिए स्प्रिंग रोल्स बनाती है। अरे वाह आंचल बिटिया, ये स्प्रिंग रोल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार है। सच में इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया।
ये पहला ऐसा नए जमाने का खाना है जो मुझ बूढ़ी को पसंद आया है। धन्यवाद पद्मिनी काकी। रियली मानना पड़ेगा, वन ऑफ द बेस्ट स्प्रिंग रोल्स। ऐसे स्प्रिंग रोल्स इस शहर में तो क्या, इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते होंगे। आंचल अब जब जॉब ढूंढने लगती है तो पद्मिनी उसे जॉब करने की जगह कैफे खोलने को कहती है। कैफे? हाँ चल बेटिया, कैफे। हमारे पास एक खाली दुकान पड़ी है, उसमें तुम अपना कैफे खोल सकती हो। तुम इतने अच्छे और लजीज स्प्रिंग रोल्स बनाती हो, लोग तुम्हारे स्प्रिंग रोल्स के फैंस बन जाएंगे, देखना तुम। वैसे आइडिया अच्छा है, ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। और इसी के साथ पद्मिनी की बात मानकर आंचल अपना नया कैफ़े खोलती है और वहाँ पर वो ढेर सारे तरह तरह के स्प्रिंग रोल्स भी बेचती है। और कुछ ही दिनों में उसके कैफ़े के बाहर स्प्रिंग रोल्स खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। अरे मुझे एक प्लेट वेज पोटैटो और चिकन स्प्रिंग रोल दे दो। आपके यहाँ के रोल्स बहुत मशहूर हैं पूरे टाउन में। इतने बढ़िया स्प्रिंग रोल तो सच में मुश्किल से ही मिलते हैं आंचल। यू आर द बेस्ट। आहा, इतने बढ़िया स्प्रिंग रोल्स तो सच में मुश्किल से ही मिलते हैं। आंचल, यू आर द बेस्ट। आंचल का कैफे बहुत ही कम समय में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है, जिस वजह से वो अब आगे जॉब करने का फैसला रद्द करके अपने कैफे के बिजनेस को ही आगे ले जाना सही समझती हैं। वो कैफे में मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाती है और कुछ ही महीनों में वो अपने और 3 कैफेज खोलती है और शहर में आंचल के कैफे के स्प्रिंग रोल्स हर जगह फेमस हो जाते हैं। अर्जुन, पद्मिनी काकी, आप दोनों को दिल से थैंक यू, क्योंकि आज मैं जहाँ पर भी हूँ वो सब सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की बदौलत हो। नहीं आंचल, स्प्रिंग रोल बनाना हम नहीं तुम जानती हो, सो सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलना चाहिए। तुम कमाल हो आंचल, कमाल। आंचल और अर्जुन गुजरते समय के साथ एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और आगे जाकर एक दूसरे के संग शादी भी कर लेते हैं। कुछ सालों बाद अचानक से एक दिन जब रात को आंचल अपने कैफे बंद करके जा रही होती है, तभी वहां पर एक बूढ़ी भिखारन आती है जिसका हुलिया काफी खराब हो चुका है और वो भूख के मारे तड़प रही होती है। वो और कोई नहीं बल्कि आंचल की सौतेली माँ उर्मिला ही होती है। आंचल बूढ़ी उर्मिला को देखकर भावुक हो जाती है और उसे देखकर वो तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेती है। उर्मिला जी, आप? भगवान के लिए मुझे बचे हुए स्प्रिंग रोल्स दे देती बेटी। मैंने हमेशा से ही तेरे साथ गलत किया, शायद उसी की सजा भुगत रही हूँ आज। उर्मिला जी नहीं, तू मुझे अपनी माँ कह सकती है बेटी। तू मेरी ही बच्ची है। बहुत देर हो गई बेटी, अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर तेरी अहमियत समझ आ रही है मुझे। ऐसी बातें मत कीजिए माँ। चीरू ने मुझे अपनी बीवी के आने के बाद घर से बाहर निकाल दिया और विदेश चला गया। अब मेरा यहाँ कोई नहीं रहा। नहीं माँ, मैं हूं ना आपके लिए, आपकी बेटी। आइए, मैं आज आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आओ माँ। आंचल उर्मिला को अपने कैफे ले जाकर अपने हाथों से स्प्रिंग रोल्स खिलाती है और उस दिन के बाद से उर्मिला आंचल के साथ ही रहने लगती है और वो सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। उषा को 2 बेटे होते हैं जिनके नाम कार्तिक और मनीष होते हैं। बड़े बेटे मनीष की शादी एक अमीर घराने की लड़की माया के साथ हुई होती है। माया स्वभाव से बहुत घमंडी और कंजूस होती है। कार्तिक को एक गरीब घराने की लड़की ऋतु से प्यार होता है और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। अरे माया बहू, कहाँ रह गई तू? चल चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ भी तो जाना है ना। तेरे देवर को घोड़ी चढ़नी है। तू नहीं चलेगी क्या? मॉम, आर यू सीरियस मॉम? मैं भला उस मिडिल क्लास इलाके में कैसे जाऊंगी, उन गली गलियारों में जहाँ हाइजीन 0 होता है। नो हाइजीन। नहीं, मैं नहीं आ रही शादी में। लेकिन माया बेबी। नहीं मनीष, तुम्हें चाहे मेरा ये बर्ताव अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे उस गरीबों की बस्ती में नहीं जाना, दैट्स ऑल। उषा ये बात अपने पति देवेंद्र और छोटे बेटे कार्तिक को नहीं बताती ताकि उनको बुरा न लगे। जब शादी में देवेंद्र और कार्तिक माया को गायब देखते हैं तभी माँ, माया भाभी नहीं दिखाई दे रही हैं। कहाँ है वो? मेरे लिए कोई स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रही हैं क्या? हाँ भाग्यवान, है कहाँ माया बहू? जी वो दरअसल उसके पैर में अचानक से मोच आ गई है, इसीलिए वो शादी में नहीं आ पाएगी। इस तरह उषा उन्हें झूठ बोलकर उस बात को टाल देती है। कार्तिक और ऋतु की शादी हो जाती है और ऋतु घर में बहू बनकर आती है। उसके खाने की पहली रसोई को देखकर
ओह नो, ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया मतलब? अरे माया बहू, ऋतु बहू ने खाना ही तो बना कर दिया है, कोई कंकड़ का सूप थोड़े ना दिया है। ऋतु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने इतना महंगा तेल यूज कर दिया, और ये ड्राई फ्रूट्स क्यों डाले हैं खीर में? मैंने इन्हें विदेश से मंगवाया है। तुम्हें क्या समझ आएगा? हाँ, तुम तो गरीबों के वो सस्ते ड्राई फ्रूट्स ही खिलाती होगी। हाँ। भाभी, वो माया भाभी, अगर यूज कर लिया तो कर लिया, उसमें इतनी कौन सी आफत आ गई? और हाँ, आपके पैर की मोच ठीक हो गई? माँ तो कह रही थी कि आपके पैर में मोच आई है और उसी वजह से आप शादी में नहीं आई। अच्छा, तो मॉम जी ने झूठ बोला। चलो तो फिर मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। सच ये है कि मुझे उस गरीब इलाके में नहीं आना था, और इसीलिए मैंने शादी में जाने से सरासर मना कर दिया। कार्तिक और ऋतु ये बात जानकर बहुत हैरान और दुखी होते हैं। माया ऐसा एक मौका नहीं छोड़ती। वो हर समय बस अपनी अमीरी से ऋतु को नीचा दिखाती रहती, लेकिन ऋतु वैसी नहीं होती। ऋतु भले ही गरीब होती है, लेकिन वो सभी का ख्याल रखना अच्छे से जानती है। एक दिन जब घर में गांव से मेहमान आते हैं, तभी अरे बड़ी बहू, तनिक गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तो ला, वैसे भी मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। हाँ हाँ, मुझे भी प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, मैं भी खाऊंगी। ओ हेलो, आप लोगों ने क्या मुझे किसी ढाबे की नौकरानी समझ रखा है? हाँ, मैं बहुरानी हूँ, नौकरानी नहीं। अगर आप दोनों को प्याज के पकौड़े खाते हुए रोमांस करना है ना, तो जाइए जाकर बाहर गुल खिलाइए। ओके? माया बहू, ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से कौन बात करता है बड़ों से? तुमने अपने ही मान मर्यादा सब बेच दी है क्या? उषा मुंह बनाती है, तभी ऋतु मेहमानों के लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और चाय बना कर लाती है। चिंता मत कीजिए चाचा चाची जी, ये लीजिए ये प्याज के पकौड़े और गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय। अरे देखो देखो, सीखो अपनी देवरानी से कुछ, कितनी गुणवान और सर्वगुण संपन्न है ये। सच में तुम गरीब घराने की तो हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है ऋतु। धन्यवाद चाचा जी चाची जी। इसी तरह सभी ऋतु की तारीफों के पुल बांधते हैं और माया के बुरे बर्ताव के कारण उसकी बुराई करते हैं। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और धीरे धीरे वो गुस्सा जलन में बदलने लगता है। एक दिन माया ठान लेती है कि अब देखना कैसे मैं अपना हक लेकर बंटवारा करती हूँ, और फिर मैं और मनीष अलग रहने लगेंगे, एक सुंदर सी दुनिया बसाएंगे। माया अगले दिन अपने सारे पैसे और जेवर ऋतु की अलमारी में रखती है और फिर हंगामा मचाकर घर को सर पर उठाती है। नहीं, मेरे पैसे और जेवर, अरे कहाँ चले गए? कौन ले गया उन्हें? क्या हुआ माया बहू, तू इतना बौखलाई हुई क्यों है? मॉम जी, मेरे जेवर और पैसे मेरी अलमारी से गायब हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? तुम एक काम करो, पूरे घर में ढूंढ लो, क्या पता यहीं कहीं रखे हो और तुम्हें मिल भी जाए। हाँ हाँ भाभी, पापा जी सही कह रहे हैं। माया पूरे घर में अपने जेवर और पूरे पैसे ढूंढने का नाटक करने लगती है और वो ऋतु की अलमारी से जेवर और पैसे निकालकर सभी को दिखाती है। ये देखिए, मेरे सारे पैसे और जेवर इस गरीब गंवार ऋतु की अलमारी में थे। मुझे पहले से ही पता था कि ये गरीब लोग तो ऐसे ही होते हैं। इन्हें जरा भी पैसे और जेवरात दिखे नहीं कि इनके हाथों में खुजली होने लगती है। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं क्यों चोरी करूंगी आपके जेवर और पैसे? भाभी, आप बहुत गलत समझ रही हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, माता रानी की सौगंध। हाँ माया भाभी, ऋतु गरीब जरूर है, लेकिन वो आपकी तरह कंजूस और लालची नहीं है। छोटे नहीं मनीष भैया, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी बीवी को मेरी बीवी से बात करने की तमीज नहीं है, तो मैं क्यों तमीज का ध्यान रखूं? बस, अब मुझे इस घर में और नहीं रहना है। मुझे बंटवारा चाहिए। मैं और मनीष अलग रहना चाहते हैं। हाँ माँ पापा, हमें इस घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। माँ पापा, माया और मेरा जायदाद का हिस्सा दे दो और हमें इस घर से जाने दो। लेकिन मनीष बेटा, नहीं, अब इस बंटवारे को कोई नहीं रोक सकता है। देवेंद्र और उषा माया और मनीष को उनका हिस्सा दे देते हैं और वो दोनों अलग रहने लगते हैं। वो दोनों अब परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं करते हैं। थोड़े महीनों बाद माया गर्भवती हो जाती है, लेकिन तभी पैसा होने के बावजूद भी उसके पास उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं होता। मैं अपने मायके वालों को भी नहीं बुला सकती और किसी नौकरानी को घर पर बुलाना रिस्क है, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ और प्रेग्नेंट भी। मनीष तो दिन भर काम पर रहता है।
काश रितु और मॉम जी होते, वो दोनों मेरा बिना थके ख्याल रखते। मुझे अब जाकर उनकी अहमियत समझ में आ रही है, परिवार की अहमियत समझ आ रही है। 9 महीने माया के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक दिन अचानक से माया का पेट बहुत दर्द होने लगता है और वो रोने लगती है। आ, आ, आ! तभी वहां पर रितु आ जाती है और वो माया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और उसे एक प्यारा सा बेटा होता है। माया को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो रितु से माफी मांगती है। आई एम सॉरी रितु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस दिन गहनों की चोरी नहीं हुई थी, वो गहने मैंने ही तुम्हारी अलमारी में रखे थे ताकि इल्ज़ाम तुम पर आए और मैं उसी कारण से बंटवारा कर सकूं। मैं बहुत बुरी हूँ। बस भाभी, अब गम और उदासी के दिन गए। अब हमारे परिवार में एक नन्हा मेहमान आया है, खुशियाँ ही लेकर आया है। थैंक यू रितु, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी देवरानी हो। रितु और माया दोनों देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और माया को सभी माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।